नमस्कार दर्शकों, बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। कहते हैं हर बच्चे का प्रथम गुरु उसके माता और पिता होते हैं और बच्चों में शुरू से ही संस्कार देने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में यदि बच्चों का बर्ताव देखा जाए तो उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आ चुका है। और इसी विषय पर आज हमारे साथ चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय गोयनका जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो बीच बहस में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि मैंने कहा कि अभी बच्चों में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर बच्चे गुस्सा करते हैं। तो इन सब बातों का क्या कारण है? बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल बहुत सुनने को मिलता है आजकल। आप किसी भी परिवार दोस्त से पूछें तो हमेशा कुछ ना कुछ सवाल रहते हैं अपने बच्चों से लेके। सवाल परिवार से लेके, सवाल बिहेवियर से लेके, स्कूल में, घर में। तो क्या कर सकते हैं हम, किस तरह से अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं? तो किसी भी समस्या को समझने के 3 मुख्य बिंदु होते हैं। सबसे पहला बिंदु होता है कि समस्या को समझना, उसको टालना नहीं। यदि आपको लगता है बच्चे की कोई समस्या है तो उसको पोस्टपोन मत कीजिए, टालिए मत। पहले समझिए कि हाँ, बच्चे में कुछ ना कुछ है जिसका मुझे उसको मदद करनी है। दूसरा मुख्य बिंदु होता है उसका करेक्ट डायग्नोसिस जिसे कहते हैं, या फिर सही कारण पकड़ना। कई बार अपने को सही कारण नहीं मिल पाता, जिस कारण सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। तो सही कारण मिल पाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा बिंदु होता है जब सही कारण मिले तो उसका सही इलाज कर पाना। तो इन 3 मुख्य बिंदुओं के ऊपर फोकस करना या ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अपन एक एक करके इन मुख्य कारणों के बारे में बात करेंगे। तो हम जैसे जानते हैं कि आजकल एकल परिवार हैं जिसको न्यूक्लियर फैमिलीज़ कहा जाता है। माँ बाप दोनों काम करते हैं, बहुत ज़िंदगी में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, भागा दौड़ी है, बहुत टाइम नहीं दे पाते हम बच्चों को। तो इन सब चीज़ों से बच्चों पे फ़र्क पड़ता है। हाँ, अपन बच्चों को कहते हैं कि बच्चे मोबाइल लेते हैं, पर हमने को समझना भी पड़ेगा कि बच्चे मोबाइल क्यों ले रहे हैं। तो ये एक चीज़ें हैं कि हम सब कुछ बच्चों को नहीं कह सकते कि बच्चों की मोबाइल की वजह से है। बच्चों की ज़रूरतों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको एक बच्चे में परेशानी लगी कि वो मोबाइल लेता है, तो उससे पूछिए कि बेटा आपको क्या करना चाहते हो, आपको क्या लगा पूरे दिन के अंदर, आप क्या क्या करते हो, आप खेल सकते हो क्या बाहर। तो आपको भी पता चलेगा कि बच्चे की मोबाइल एक मजबूरी सी बन गई है। आज होमवर्क सारा स्कूलों का आता है मोबाइल पे या लैपटॉप के कंप्यूटर पे आता है। जब अपने दोस्तों से बात करनी है तो सारा मोबाइल पे चलता है। बाहर खेलने की जगह बहुत सीमित हो गई है बच्चों के लिए। आउटडोर गेम या बाहर खेलने के गेम्स कितने कम हैं पुराने के मामले में। तो बच्चों के पास और कुछ होता नहीं है। तो कैसे इन बच्चों की मदद की जा सके? तो इस चीज़ के लिए एक बहुत अच्छी टर्म और एक बहुत अच्छा चीज़ कहा जाता है जिसको कहा जाता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब है एक तरह से बच्चे को कैसे सिखाया जाए। बच्चे को सिखाने के 2 मुख्य बिंदु तरीके होते हैं। एक को कहा जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब कि यदि बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ़ की जाए, सराहना की जाए। और दूसरी चीज़ होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यदि बच्चे ने कुछ गलत किया तो उसको डांटा जाए, मारा जाए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं हम अपने परिवार ने। बच्चे ने आपको कुछ उल्टा बोल दिया, किसी की कुछ शिकायत आ गई तो आपने तुरंत उसको एक थप्पड़ लगा दिया और सोचते हैं कि बच्चा इस तरह से सीख जाएगा। डिसिप्लिन का यही तरीका है, जो कि एक गलत सोच है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से चिड़चिड़ापन, बदजुबानी, ये चीज़ें बढ़ती हैं। बच्चा आपसे उल्टा बोलना शुरू करता है, गुस्सा बढ़ता है, परिवार में संयुक्तता की भावना नहीं आती है। जबकि जो करना चाहिए उसको कहा जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो आइए समझते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता क्या है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है आप वही काम कर रहे हैं पर एक खुशी से, एक अच्छाई की भावना से आ रही है। बच्चा भी खुश होता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, आप भी खुश होते हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, या फिर एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। एक दिन आप क्या करते हैं, अपने घर के अंदर एक बड़ा सारा बोर्ड लगाया जाता है। तो उसके अंदर आप लिखते हैं सोमवार, मंगलवार, पूरे 7 दिन लिख दिए आपने। और उसमें साफ साफ लिखते हैं कि आप बच्चे से क्या उम्मीद कर रहे हैं। अपन कई बार तो यही नहीं समझ पाते कि अपन को बच्चे से चाहिए क्या। नहीं, बच्चे को समझ में आता कि उसे अपने माँ बाप से क्या चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि क्लियरली लिखो कि आज सोमवार का दिन है बेटा, मैं चाहती हूँ कि आप सुबह 7 बजे उठो, अपना बैग पैक जो है खुद पैक करो, अपना नाश्ता लो और अपने जूते पॉलिश करके स्कूल जाओ। जब आप स्कूल से वापस आओ तो अपने जूते कपड़े सही जगह से टांगो, बैठ के अपना होमवर्क करो। जब आपका होमवर्क हो जाए तब आप आराम से बाहर जाके खेलो। जब आप वापस 8 बजे आओ तब अपना
नाश्ता या खाना का डिनर लो और उसके बाद आप सो जाओ। बहुत सिंपल सा, बहुत दिनचर्या है, पर अपन यही भूल जाते हैं कि अपन ने कभी बच्चे को बताया ही नहीं कि ऐसा करना है, या बताया तो सिर्फ डांट करके या फिर मार के ही बताया। जब बच्चा अच्छा काम करे तो उसको एक टिक मार्क या चेक मार्क दीजिए कि बच्चे ने आज अच्छा काम किया, वो सुबह 7 बजे उठा, बहुत अच्छा काम किया। और जब अच्छा काम करे तो उसको एक स्टार दीजिए। जब बच्चा 3 या 4 स्टार इकट्ठे हो जाएं तो उसकी एक मर्जी की चीज़ ला के दीजिए। लेकिन सर कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा, चाहे पेरेंट्स ध्यान दे रहे हो, हालांकि आजकल हर कोई नौकरी पेशे वाले होते हैं, नौकरी पे जाना भी ज़रूरी है, तो कई बार ऐसा होता है कि घर पे चाहे अच्छा माहौल मिल रहा हो बच्चे को, लेकिन बच्चा अपने स्कूल में या आसपास में कुछ ऐसा देखता है और बच्चों का बर्ताव गलत देखता है, तो उसके थ्रू भी बच्चे अपने घर में बदतमीजियाँ करते हैं, गलत बातें करते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स क्या करें? मतलब वो हर बच्चे को जाके नहीं कह सकते कि भाई आप ऐसा मत करो, अपने ही बच्चे पे हमें ध्यान देना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए फिर? बहुत अच्छा सवाल है। एक चीज़ जिसे कहा जाता है, एक टर्म होता है मेडिकल के अंदर, से कहता है ओपन कॉन्वर्सेशन। ओपन कॉन्वर्सेशन का मतलब है कि पूरा परिवार एक साथ बैठे। जैसे पुराने ज़माने में एक कहावत है बहुत पुरानी इंग्लिश के अंदर, द फैमिली विच ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। मतलब कि जो लोग डिनर टेबल पर बैठ के एक साथ खाना खाते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। तात्पर्य ये कि बहुत ज़रूरी है ओपन कन्वर्सेशन या आपस में बातचीत होना। रोज़ शाम को कम से कम 1 घंटे का वक्त आप निकालें। 1 घंटे का वक्त जिसके अंदर नहीं आपके पास फ़ोन हो, नहीं टीवी हो, नहीं लैपटॉप हो, पूरा परिवार एक साथ बैठे, अपने दिनचर्या बताए कि आज मुझे क्या परेशानी हुई, मैंने क्या अच्छा किया लाइफ में, क्या मेरे साथ बुरा हुआ, या क्या मैं कुछ सुधार सकता हूँ। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ नया नहीं करना, पर वही चीज़ आपस में जो बताए कि मेरे साथ ये गलत हुआ, बच्चा बताए कि आज मेरे को ऐसे लड़के मिले, उन्होंने मुझे ये कहा, वो जितना अपन आपस में बात कर पाएंगे एज ए परिवार, एक जैसे फैमिली, उतना वो सीख पाएगा अपने एक्सपीरियंस से, अपने उम्मीदें पता चलेंगी उसको कि क्या मुझे करना चाहिए या क्या मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि उस सिचुएशन में वो करे क्या, और अपन जब वो करके आता है तब कहते हैं तूने तो बहुत गलत किया। अपन ने उसको कभी बच्चे को प्रिपेयर ही नहीं किया कि इन सिचुएशंस के अंदर उसको कैसे डील करना चाहिए। मतलब कम से कम कन्वर्सेशन जरूरी है बच्चों के साथ में। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि 1 घंटा पूरा परिवार बातचीत करे, और अपन जो उम्मीद बच्चों से करते हैं वो उनको करके भी दिखाएं। अपन कहते हैं, अपन जैसे घर आए ऑफिस से फ़ोन पे लग गए, फ़ोन पे 24 घंटे हैं, फिर बच्चे को कहते हैं तूने फ़ोन क्यों उठाया, तो ये नहीं हो सकता। अपन जो सिखाना चाहते हैं बच्चे को, अपने को वो उनको करके दिखाना पड़ेगा। अपने को बोलना पड़ेगा, देखो बेटा मैं भी करता हूँ, मैं भी नौकरी करता हूँ, ज़िंदगी ऐसे चलती है, ये सबसे अच्छा तरीका है, और बच्चे उसी से सीखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि एक एग्जाम्पल सेट करें बच्चों के सामने खुद करके, और उसके बाद बच्चों को सिखाया जाए। और जब भी सिखाएं, याद रखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये शब्द आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए। चाहे आप गुस्सा हो रहे हो बच्चे पे, आपको बहुत नाराज़गी है, आप बच्चे को मारना चाहते हैं, अपने आप को 1 सेकंड रुकिए, धैर्य रखिए और सोचिए क्या ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, इससे क्या बच्चा खुश होगा, इससे क्या बच्चा सीखेगा, इससे क्या मैं खुश होऊंगा। आपको लगे नहीं ये गलत है, तो अपना हाथ रोकिए, अपनी ज़ुबान रोकिए, और सोचिए कि उसको पॉजिटिव वे में कैसे सिखाएं उस चीज़ को। जी। एक सर हमें लगता है कि बच्चों को जो बर्ताव में मिसबिहेवियर हो रहा है उसके लिए सिर्फ मोबाइल जिम्मेदार है, लेकिन मोबाइल तो आज आए हैं, पहले भी बच्चे कई बार इस तरह के बिहेवियर करते हुए नज़र आए हैं, और आज के युग में बच्चों पर पढ़ाई का काफ़ी प्रेशर है, और इस पढ़ाई के प्रेशर की वजह से कई बच्चे सुसाइड की तरफ, आत्महत्या की तरफ भी चले जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे पर स्कूल की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर आता है और फिर घर वाले भी देते ही हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत ज़रूरी सवाल है कि आजकल के बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी जो अंत हो रहा है, जैसा आप पेपर में पढ़ते हैं, वो अच्छा नहीं है किसी के लिए भी। तो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि बच्चे को प्रॉब्लम इतनी क्यों है, क्योंकि कई बच्चे स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना बच्चा स्कूल में क्यों नहीं कर पा रहा। तो उस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ चीज़ मोबाइल जैसा आपने कहा वो जिम्मेदार नहीं है। 2 बड़े और फैक्टर्स भी हैं और कारण भी हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहला कारण है ऑर्गेनिक डिजीज़ेस। ऑर्गेनिक डिजीज़ेस का मतलब होता है बहुत तरह के कारण, दिमाग में अनुवांशिक या एक्वायर्ड कारण, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अपन बात करें कुछ तरह के दौरों की, बच्चों में जो सबसे कॉमन प्रकार के दौरे हैं उसको कहा जाता है एब्सेंस सीजर्स। एब्सेंस सीजर में बच्चों को ताने नहीं आती, झाग नहीं आते बच्चों को खाली बच्चा 2-4 सेकंड हवा में घूरता है, ऐसा लगता है वो हवा में देख रहा है, हमारी बात को सुन नहीं पा रहा, और वो ख़त्म हो जाता है।
यदि अपन 100 बच्चों की बात करें जिनको दौरे आते हैं, तो लगभग 30 से 40% बच्चों को इस प्रकार के दौरे आते हैं, जो कि कभी डायग्नोस नहीं हो पाते या पकड़ में नहीं आ पाते। क्योंकि अपन सोचते हैं दौरे तो होते हैं जिसमें बच्चा गिर जाता है, झटके आते हैं, ताड़ें आती हैं, जो कि सही नहीं है। और जब ये दौरे नहीं पकड़ में आते तो बच्चा स्ट्रेस में आता है, बच्चा एंग्जाइटी होता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है। बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से बिहेवियर चेंज हो सकता है, तो ये भी उनका एक मुख्य कारण है जो कि हमें समझना चाहिए। यदि आपको लगे कि बच्चा 5th ग्रेड तक तो बिल्कुल नॉर्मल था, अब एकदम से 6 महीने से बच्चे में कुछ चेंजेस आए, बच्चा बदजुबानी कर रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये मत सोचिए कि सब कुछ मोबाइल की वजह से है या सब कुछ ना कुछ है। हमेशा सोचिए कि क्या पता बच्चे को कोई परेशानी है। दूसरा एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा नींद या स्लीप के बारे में। हम सब जानते हैं कि नींद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उनके दिमाग की ग्रोथ का जी। पर अच्छी क्वालिटी स्लीप बहुत मैटर करती है। यदि आपको लगे कि बच्चा बहुत खर्राटे ले रहा है, बच्चा सोता पलंग के कोने में है, घूमते घूमते दूसरे कोने में पहुंच गया, हाथ पांव हिलाता रहता है सोते में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक परेशानी हो सकती है। या फिर बच्चा क्लास में नींद आ जाती है, एक तरह की बीमारी होती है जिसको कहते हैं नार्कोलेप्सिया या हाइपरसोम्निया। उसके अंदर बच्चा बैठा बैठा सो जाता है, आपके सामने टीचर को लगेगा कि बच्चा तो बदमाशी कर रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, बच्चे को एक तरह की बीमारी है जिसके कारण से उसको बहुत नींद आती है जी। ट्रीटमेंट बहुत आसान है, पर अपने को अवेयर होना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए मतलब बच्चे पर किस तरह से ध्यान रखें कि बच्चे को क्या परेशानी हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो क्या करें इन चीज़ों का? तो जब भी आपको लगे कि बच्चे में कुछ सडन बदलाव आ रहे हैं, बिहेवियर में, स्कूल में, नींद में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो उसको एक तरह से ट्रेस कीजिए, नोटिस कीजिए। उसको ये मत कहिए कि बच्चा है ठीक हो जाएगा, बच्चा है ठीक हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि कुछ समस्या है तो उसकी जड़ तक जाइए, पहचानिए उसको। आप स्कूल टीचर से बात कीजिए कि भैया आप स्कूल में भी ऐसा व्यवहार देख रहे हैं क्या? बच्चा क्या स्कूल में भी सो रहा है क्या? बात करने की कोशिश की बच्चे से, बेटा आप क्यों सो गए थे क्लास में? वो बच्चा कहे कि मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं क्यों सो गया, मैं दिन भर थका थका रहता हूँ। तो उसको डांटने की बजाय उसका भी सोचिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और आपको लगे कि आपने उसको प्यार से समझाया है, टीचर को भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, तो डॉक्टरी परामर्श लीजिए। हो सकता है बच्चे को एक तरह की कोई रोग हो जिसका ट्रीटमेंट चाहिए हो बच्चे को। यदि अपन दूसरे तरह की बात करें, जैसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की बात करें, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जो कि कॉमनली सुसाइड का कारण बनते हैं, और उनका सबसे बड़ा कारण को सुसाइड तक पहुंच पाते हैं क्योंकि अपन उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। अपने को लगता है कि बच्चों में तो एंग्जाइटी होती नहीं, बच्चे तो कभी डिप्रेस्ड हो ही नहीं सकते, जो कि एक गलत धारणा है। इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर अपन बच्चों पे बनाते हैं पढ़ाई के लिए, घर के लिए, व्यवहार के लिए, कि कई बार वो नहीं ले पाते, और जिसके कारण से ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं। तो ज़रूरी है समझ पाना कि एंग्जाइटी बच्चों में होती है, उस चीज़ को बुरा नहीं माने। यदि बच्चा बहुत रोता है, बच्चा नहीं कर पा रहा, तो एक किसी मनोरोगी से बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चे को कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। पर सर, जैसे मनोरोगी के पास जाना, लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं इसमें कि लोग क्या कहेंगे, हमारे बच्चे का अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, और इसकी वजह से योगा मेडिटेशन की तरफ भी चले जाते हैं लोग, तो सही दिशा में नहीं जा पाते हैं। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब डॉक्टर के पास जाएं, ये पेरेंट्स को कैसे पता चले? मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे जब प्रोफेसर थे न्यूयॉर्क में, वो मुझे हमेशा समझाते थे कि मेडिकल साइंस में सबसे मुश्किल काम है पता करना कि समस्या क्या है। जी। एक बार आपको समझ में आ गई कि समस्या क्या है तो समाधान भी मिल जाएगा। तो कभी भी कंफ्यूज ना हो, किसी भी चीज़ को छुपाने की कोशिश ना करें। जो भी समस्या है डॉक्टर से जाके डिस्कस करें खुलेआम। ऐसा ना सोचे कि डॉक्टर अपने को कुछ गलत दे देगा या कुछ नाम एंग्जाइटी दे दिए तो बच्चे का कुछ बुरा हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि पहले समझो। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, योगा बहुत अच्छी चीज़ है, पर उससे बीमारी को छुपाएं नहीं। ये नहीं माने कि चलो ठीक है बच्चा परेशान है, योगा कर लिया, अच्छी बात है योगा कीजिए, पर पहले समझिए कि बच्चे को बीमारी क्या है। यदि डॉक्टर के पास सलाह लेते हैं, यदि अब लगता है कि बच्चे को एंग्जाइटी है, तो हाँ उसका ट्रीटमेंट करवाइए, उसको छुपाने की कोशिश मत कीजिए। अपन जितनी बीमारी को ढकने की कोशिश करेंगे वो उतनी विकराल होती जाती है और विकराल तौर पे आती है। जितनी जल्दी बीमारी को समझेंगे, उसका हल करेंगे, उतना अच्छा रहेगा बच्चे की सेहत के लिए। जी। इस तरह की अगर परिस्थितियाँ आ जाती हैं, आती ही है, आजकल हर घर में आती है, तो क्या क्या समाधान हो सकते हैं इसके?
तो सबसे पहले तो मैं समाधान कहूँगा कि घर से ही शुरुआत करें समाधान की, जो सबसे शुरुआत की चीज़ है। पूरा घर बैठ कर के बात करें, अपने मन में करें कि हाँ एक समस्या है। यदि कहते हैं कि यदि आपने समस्या को समझ लिया और आपने मान लिया कि एक समस्या है, आप आधी जंग जीत गए। जब तक अपन कहते रहते समस्या नहीं है, ठीक हो जाएगा, समस्या ठीक हो जाएगा, तो वो समस्या को बढ़ाता है। और ये अंग्रेजी की एक उदाहरण है जिसमें कहते हैं नथिंग लीड्स टू नथिंग। यदि आप कहते हैं आप कुछ नहीं करोगे तो नतीजा भी कुछ नहीं निकलेगा। कुछ होने के लिए कुछ करना पड़ता है। और पहला कदम है कि समस्या को एक्सेप्ट करें कि हाँ एक समस्या है। हमने पूरे परिवार ने बैठ के देखा है कि हाँ एक समस्या है और हमें उसका कोई ना कोई निदान चाहिए। सबसे पहला स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। उसके बाद दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है कि सही जने के पास जाएं कि कैसे उसका निदान हो। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि कई बार इन चीज़ों में समय लगता है। आप डॉक्टर के पास गए, आपने अपनी समस्या बताई, हो सकता है उसको जांच करनी पड़े, हो सकता है उसको साइकोलॉजी टेस्टिंग करनी पड़े, इसमें कुछ दिन वक्त लग सकता है। कभी भी इन चीज़ों का तुरंत इलाज की संभावनाएं होती हैं, पर ऐसा नहीं करें कि डॉक्टर ने दवाई दी और तुरंत इलाज हो जाएगा। इन चीज़ों के अंदर समय लगता है। जैसे ज़्यादातर लोगों की धारणा होती है कि ठीक है इस डॉक्टर के तो एक डोज से हमें फ़र्क पड़ गया, इस डॉक्टर के अभी हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो इस मैटर में थोड़ा सा धैर्य रखने का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन चीज़ों के अंदर बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बहुत नाजुक दिमाग होता है। आप उनको बहुत सारी दवाइयों से एकदम से नहीं कर सकते। आपको ज़रूरत है कि हर तरफ से बच्चे को हेल्प करें। बच्चे को सपोर्ट चाहिए घर से, वो सपोर्ट प्रोवाइड करें। बच्चे को यदि काउंसलिंग चाहिए तो वो काउंसलिंग प्रोवाइड करें। जितनी सपोर्ट दवा से होती है उतनी सपोर्ट दवा से प्रोवाइड करें और इंतज़ार करें कि कैसे धीरे धीरे करके ये चीज़ें सुधरती हैं। तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आता है, अच्छा होता है और बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। पर थोड़ा सा समय, धैर्य, वक्त और परिवार का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के अंदर। और सर जैसे बच्चे अब आजकल या तो स्कूल जाते हैं, घर आते हैं तो पढ़ाई करते हैं सिर्फ, या फिर मोबाइल्स में लगे रहते हैं। आउटडोर गेम्स काफ़ी कम हो गए हैं। पहले के ज़माने में बच्चे बाहर जाते थे, छोटे छोटे गेम्स अलग अलग खेलते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो पाता है। सिर्फ घर में रहते हैं या मोबाइल्स देखते हैं। तो बच्चों को आउटडोर गेम्स कितने ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। आजकल अपनी भारत की जनसंख्या के कारण इतने छोटे छोटे फ्लैट्स हो गए हैं, सड़कों पे कारें हैं, इतनी जगह नहीं है बच्चों के पास खेलने की। पेरेंट्स भी डरते हैं बाहर, पेरेंट्स भी डरते हैं। तो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कि जगह नहीं है इतने ट्रांसपोर्टेशन, इतने कारें हो गई हैं, जगह नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। पर इसके कारण से बच्चों के दिमागी प्रोग्रेस अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ज़रूरी है कि हाँ, जिसको आप प्ले डेट कहते हैं, कि एक ग्रुप बनाया जाए अपनी सोसाइटी के अंदर ही, कि हाँ चलो आज मैंने जिम्मेदारी ली, मैं सोसाइटी के 8 या 10 बच्चों के साथ जाऊंगी, सबको लेके जाऊंगी, पास के गार्डन में लूँगी, आज मेरी जिम्मेदारी है और मैं उनको खिलाऊंगी। कंप्लेंट करने की बजाय सोल्यूशन बनिए कि चलो समस्या तो बहुत है पर मैं उसका निदान कैसे करूँ। निदान है कि अपने को खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपने को नए आइडियाज़ लाने पड़ेंगे। जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर हर परिवार ने देखा है कि चलो एक दिन एक परिवार का हो गया तो उस दिन उस परिवार की जिम्मेदारी है वो सारे बच्चों को लेके जाते हैं पास के गार्डन में, सबको खिलाते हैं, कुदाते हैं, नए नए गेम सिखाते हैं, इवन पुराने गेम अपने कंचे, गिल्ली डंडा भी सिखाते हैं बच्चों को। तो अपन खाली ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चों को गिल्ली डंडा नहीं आता, बच्चे को कंचे नहीं आते। जब तक अपन सिखाएंगे नहीं तो आएगा कहाँ से। तो हर परिवार ने अपनी जिम्मेदारी ली कि सोमवार एक परिवार की जिम्मेदारी, मंगलवार एक ने जिम्मेदारी ली, वो सबको लेके जाएं और बच्चों को सिखाएं। तो समस्याएं हैं, हाँ बहुत है, पर निदान भी अपने को ही करना है। और बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बाहर जाएं, बच्चों बड़ों से जिम्मेदारी सीखें और जो सीखें अपनी संस्कृति है और उसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। सर आजकल जो जैसे नौकरी पेशा में ही होते हैं सभी पेरेंट्स, खुद काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं, शाम को घर आते हैं, बच्चे का कोई मिसबिहेव देखते हैं, गलत बर्ताव देखते हैं तो सीधा उन पे हाथ उठा देते हैं, डांट देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है कि बच्चे के साथ मारपीट करके उससे सुधारा जाए? बहुत अच्छा सवाल है और अपने कहीं ना कहीं अपने सोच में भी है कि बच्चे को मारेंगे नहीं तब तक वो सीखेगा नहीं। स्कूल में जब तक मास्टर साहब डंडा नहीं मारते बच्चा सीखता नहीं, जो कि एक गलत धारणा है। जैसे कि अपन ने बात की नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब जब बच्चे ने गलत काम किया तब उसकी पिटाई हुई। जब बच्चा चुपचाप बैठ के 1 घंटे तक सारा होमवर्क कर लिया, अपनी पढ़ाई कर ली, तब अपन ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। तो ये एक गलत तरीका बन गया है।
होना ये चाहिए कि जब बच्चा अपना होमवर्क करे, अपना सारा काम करे, तब हम जाके कहें बच्चे को कि बेटा तूने आज बहुत अच्छा काम किया, यही तरीका है, इसी चीज़ को आगे करते रहना चाहिए। पर अपन अपने आप में इतना व्यस्त हो जाते हैं, वो तो कह नहीं पाते। पर जब भी कुछ गलत व्यवहार देखते हैं, अपन उसके ऊपर गुस्सा या हाथ उठा देते हैं। तो सोचना ये है कि अपने को बच्चे से क्या चाहिए, अपने को बच्चे से चाहिए अपने को क्या सिखाना है, उसको सही चीज़ सिखानी है। तो जब बच्चा सही करे तो उसकी तारीफ़ करें, उसको बताएं कि सही क्या है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये 4 चीज़ें हैं जो सही हैं, आप ये करें। और जब आप करें तब मैं उसकी तारीफ़ करूं, उसको एनकरेज करूं। तो गलत व्यवहार को बढ़ावा ना दें, पर वो चीज़ नहीं है, मार करके कोई सोल्यूशन नहीं है। बच्चे को गुस्सा आएगा, आपको गुस्सा आएगा, और गुस्से से किसी चीज़ का इलाज नहीं हो सकता। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स हाथ उठाते तो बच्चा भी पलटकर हाथ उठा ही देता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ तो होती ही है, क्योंकि जो बच्चा देख रहा है पेरेंट्स को, वो खुद भी वैसा ही करने लग जाता है। बहुत शोध हुआ है इस बारे में, बच्चे को मारना या डांटना, इससे कुछ अच्छा हुआ है क्या? कभी किसी शोध में नहीं पाया गया कि कुछ अच्छा निकलता है। बच्चा और ज़िद्दी होने लग जाता है, बच्चा और बुरी बातें करने लग जाता है, माँ और गुस्सा होने लग जाती हैं। सिर्फ कलेश होता है परिवार में और कुछ नहीं होता। तो जब भी गुस्सा आए, एक बार सांस अंदर लो के धैर्य करके सोचिए कि ये क्यों हुआ, बच्चे ने जो गलत काम किया क्यों किया, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि जिसकी वजह से ये दोबारा ना हो। तो ये चीज़ सोचनी, अपने मन में कारण समझना, उस कारण चीज़ का बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन या निकारण तभी निकलेगा जब अपने को पता होगा कि ऐसा क्यों हुआ। जब बच्चे का गलत व्यवहार हुआ तो अपन सोचें क्यों हुआ, मैं क्या करूं कि ऐसा दोबारा ना हो, मैं कैसे घर में डिसिप्लिन कैसे लाऊं, मैं कैसे बच्चे से बात करूं। तो उस गुस्से को अपना अंदर रखिए और दिमाग में ये सोच लाइए, जिससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जी सर, जैसा आपने अभी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करी है, तो आज का विज्ञान क्या कहता है, इसके अलावा और क्या समाधान हो सकते हैं बच्चों के बर्ताव में बदलाव लाने के लिए? बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने कहा कि अपन ने घर की बात की कि घर पेरेंट्स कैसे व्यवहार करें, अपन कैसे एज ए परिवार रहें, पर इससे यदि नहीं होता तो फिर आगे क्या करें। तो दूसरा सबसे बड़ा कदम है कि जाके एक डॉक्टर से बात करें कि घर में एक कलह है, घर में शांति नहीं है, कुछ ना कुछ हो रहा है और हमें नहीं पता हम क्या करें। मतलब ये नहीं लेके जाएं कि भैया हमें पता है कि क्या हो रहा है, इसके फ़ोन की वजह से प्रॉब्लम है या मेरे बच्चे की वजह से प्रॉब्लम है। जैसे कहते हैं ना फिंगर पॉइंटिंग, एक दूसरे पे फिंगर पॉइंट ना करें, ब्लेम नहीं करें। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है हमारे परिवार के अंदर जो कि परिवार के लिए अच्छा नहीं है। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। ये एक तरह की बीमारी है जिसका इलाज हो, ये एक तरह का कोई मनोरोग है जिसका हमें काउंसलिंग करवानी है, क्या हो। अपने दिमाग में एक ओपन थॉट होना चाहिए कि हाँ कुछ हो रहा है जिसका हमें इलाज कराना है। वो दूसरा बेड स्टेप है। तीसरे स्टेप में यदि डॉक्टर जो बताए कि हाँ भैया आपको ये जांचें करवानी है या दवाई लेनी है, तो उसको फॉलो करें आप। अपने मन में बहुत हो गया है कि दवाई लेने से बच्चे के दिमाग में बुरा सा पड़ता है, हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सही नहीं है। यदि ज़रूरत है तो हाँ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। हम कोशिश करते हैं, कोई भी कोशिश करता है कि कम से कम इस्तेमाल हो दवाइयों का बच्चों पे, पर यदि ज़रूरत है तो हाँ बिल्कुल उनको ली जानी चाहिए। और ये चीज़ चलता रहता है, ये एज ए वन स्टॉप एंड नहीं है। यदि आप एक गए, आपने दवाई ली, यदि अच्छा आराम है तो अच्छी चीज़ है, नहीं है तो उसको चेंज करें। मतलब हारे नहीं वहाँ पे। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। घर, परिवार, सुख, कॉन्वर्सेशन, एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। इसको कभी ख़त्म ना करें, अपना गिव अप ना करें। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ से फ़ायदा नहीं हुआ तो दुनिया ख़त्म हो गई, तो दूसरी चीज़ सोचिए, दूसरी से नहीं हुआ तो तीसरी से सोचिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हिम्मत ना हारें, धैर्य रखें और करते रहें, काम करते रहें अपन। इसके अलावा आप हमारे दर्शकों से सर और क्या कहना चाहेंगे, माता पिता को, कि किस तरह से अपने बच्चों में सुधार लाएं, किस तरह से अपने बच्चों पर ध्यान दें? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। तो बस 2 मिनट का आखिरी मैं कहना चाहूँगा, बच्चे से सबसे पहले चेंज करते हैं अपने खुद से ही। तो बिल्कुल कहूँगा कि आज रात से कोशिश कीजिए कि 1 घंटा पूरे अपने परिवार के साथ बैठें, बिना फ़ोन के, बिना टीवी के, एक दूसरे की बात सुने, खुद भी कहिए, अपने बच्चों को भी कहिए, अपना बताओ। एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदें साफ साफ बताओ कि भैया हम ये चाहते हैं, दुनिया में अच्छाइयाँ ये है, हम चाहते हैं कि आप ऐसा करो। और बच्चे की बात भी सुने। बच्चा कहे कि पिताजी मेरे से इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं होता, तो उसको मारने की जगह उसकी भी उम्मीदें सुनिए कि वो क्या चाहता है। हर आदमी जब अपनी उम्मीदें बताएगा तो मन में एक शांति होगी कि चलो मेरी कोई सुनने वाला है। तो पहला कदम आज से मैं यही कहूँगा कि रोज़ शाम को 1 घंटा मोबाइल फ़ोन साइड में रख करके अपने परिवार से बात कीजिए। यदि आपको लगता है कि इससे नहीं हो रहा, फिर भी कुछ समस्या है,
तो उसको छुपाइए मत, अपने एक मनोरोगी के पास या अपने किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, अपनी समस्या डिस्कस कीजिए और ओपन रहिए उसको, और जो भी इलाज है उस इलाज को फॉलो कीजिए। ये मत मानिए कि यदि मनोरोगी के पास जाना पड़ गया तो बहुत बुरी बात है या फिर मेरा नाम खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक समस्या है जिसका पूर्ण तरह से इलाज संभव है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उन्हें जिस दिशा में मोड़ दो वो वहीं मुड़ जाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है कि वो दिशा सही हो। आज के इस अहम विषय पर डॉक्टर अजय गोयनका ने काफ़ी अच्छी बातें करी हमारे साथ, काफ़ी सुझाव दिए, काफ़ी कुछ बताया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन में आने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है सर। ठीक है सर। हो गया। आधा घंटा हो गया।